Hello and welcome you all in your history class. It's Deepak Tiwari, your teacher, here with a topic which is the conclusive part of the forward block and INA. This section or video is very important for you for the examination purpose because one or two question is carrying from this section. The question is, what was the role of Indian National Army under Subhash Chandra Bose in freedom struggle of India? So let me start. The role of INA in freedom struggle. So there is a meeting conducted between the Indian National Army and Japanese in 1943. एक मीटिंग को कंडक्ट किया गया 1943 में इंडियन नेशनल आर्मी और जापानीज के बीच में, और वो मीटिंग में रिजल्ट क्या आया या उसमें ये डिसीजन किया दैट द चार्ज ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी शुड बी टेकन बाय सुभाष चंद्र बोस, यानी इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और इंडियन नेशनल आर्मी दोनों की जो बागडोर है वो किसके हाथ में दे दी जाए? सुभाष चंद्र बोस के हाथ में. सो इट वाज अ टाइम which is 26th of August 1943. Subhash Chandra Bose took the charge of Indian National Army to over it and having the as a supreme commander of INA. तो INA के सुप्रीम कमांडर के तौर पे उन्होंने ये चार्ज ले लिया अगस्त 1943 की अगर बात करें तो. देन उसके बाद क्या होता है कि प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड बाय सुभाष चंद्र बोस. तो सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं? ही एस्टैब्लिश द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस ऑन 21st of October 1943. तो एक गवर्नमेंट को ये एस्टैब्लिश करते हैं. ये एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जो आगे आने वाले जितना भी स्ट्रगल था उसको कैरीड आउट करती, उसके बारे में सारी की सारी चीजों को फॉलो करती. देन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय जापान, जर्मनी, इटली, बर्मा, चाइना. ये सारे के सारे ऐसे कंट्रीज थी जो इस गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही थी. उसके बाद क्या होता है? He gave the slogan. सुभाष चंद्र बोस उसी पीरियड में एक स्लोगन देते हैं, जय हिंद, दिल्ली चलो, एंड द मोस्ट फेमस गिव मी योर ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम. तो ये इंपॉर्टेंट स्लोगन्स देते हैं. उसके बाद क्या होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट इंसिडेंट होता है दैट द जापानीज हैंडेड ओवर द आइलैंड्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार टू सुभाष चंद्र बोस. तो सुभाष चंद्र बोस यानी कि INA को हैंड ओवर कर देते हैं अंडमान और निकोबार आइलैंड. तो सुभाष चंद्र बोस अंडमान को शहीद के नाम से और निकोबार को स्वराज नाम देते हैं, और वहीं से स्टार्ट हो जाता है यहाँ पर आखिरी इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल विद रिस्पेक्ट टू इंडियन नेशनल आर्मी. और उसके साथ ही साथ इंडियन फ्लैग वहां पे होस्ट किया जाता है इन आइलैंड पे इन दिसंबर 1943 में. तो इट इज ऑल अबाउट द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया व्हिच वाज एस्टैब्लिश्ड बाय Subhash Chandra Bose. Thereafter, there is a declaration of war. For this, the special meeting were organized between the cabinet of the interim government. तो ये जो interim government थी, इसके जो cabinet members थे, cabinet के जो members थे, उनके बीच में एक special meeting conduct की जाती है on 23rd of October 1943, and the decision was taken that it was decided to start a war against USA and Britain. Okay, तो USA और इंग्लैंड के against war छेड़ दी जाने का इसमें निर्णय होता है. देयर आफ्टर INA जो होती है वो, उसके पहले एक और चीज होती है कि ये जो स्टार्ट था या ये जो डिसीजन लिया था इसको नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने रेडियो पे ब्रॉडकास्ट भी किया. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द वार अगेंस्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड इंग्लैंड. देन INA क्या करती है? उसके बाद अप्रोच करती है टुवर्ड्स इंडिया. वो बर्मा से अब इंडिया की ओर आती है, और वहां पर क्या होता है कि एक और चीज है कि वहां पर हेडक्वार्टर को सेटअप किया जाता है रंगून और सिंगापुर. तो INA अपना हेडक्वार्टर अंडर द सुभाष चंद्र बोस रंगून और सिंगापुर में बिल्ड करते हैं या सेटअप करते हैं. और एक रेजिमेंट जो कि रानी ऑफ झांसी नाम की रेजिमेंट, उसको भी वहां पर कंडक्ट किया जाता है, बनाया जाता है अंडर द लीडरशिप और द कमांडर, और जो ऑफिसर होता है उनकी इस रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट का वो होती है डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन. उसके साथ ही साथ यहाँ पर 3 ब्रिगेड को भी स्थापित किया गया, एस्टैब्लिश किया गया. बोस ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड एंड गांधी ब्रिगेड, ये तीनों ब्रिगेड थे. यहाँ तक कि ये जब वार स्टार्ट हो गई थी या होने वाली थी तो यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को ये भी संबोधित किया कि राष्ट्रपिता हमें आपका आशीर्वाद चाहिए इस लड़ाई को लड़ने में, which was the freedom struggle. So इस तरीके से सारी चीजें होती हैं. After that, Indian National Army's victory in South Eastern Asia. तो उसके बाद क्या होता है कि इंडियन नेशनल आर्मी एंड जापानीज आर्मी conquered the large and
द मोस्ट ऑफ द टेरिटरीज इन साउथ ईस्टर्न एशिया। ये दोनों मिलकर इंडियन नेशनल आर्मी और जापानीज आर्मी जो है मिलकर साउथ ईस्ट एशिया की लगभग बहुत सारी टेरिटरीज पर अपना कब्जा कर लेती है, कंक्वेट कर लेती है। देयर आफ्टर क्या होता है कि ऑन 19th ऑफ मार्च 1944 की अगर बात करें तो ये जो दोनों आर्मीज हैं ये अब इंडियन टेरिटरीज की ओर आती है इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया। तो वहां पर पहुंचकर वो क्या करती है, कोहिमा और इम्फाल में, यानी कि वहां पे जो आपके ब्रिटिश के जो ट्रूप्स थे उनको वहां पर हराती है और वहां पर इम्फाल और कोहिमा में अपना ट्राई कलर फ्लैग को होइस्ट करते हैं। कौन? इंडियन नेशनल आर्मी ऑन 19 मार्च ऑफ 1944। तो कोहिमा और इम्फाल दोनों में अपने हिल टॉप्स पर इंडियन फ्लैग वाज होइस्टेड। नाउ आफ्टर दैट कंडीशन सिचुएशन कुछ ये बनती है कि जापानीज उस समय, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो चल ही रहा होता है, तो जो जापानीज की जो आर्मी है वो बिजी हो जाती है कहाँ पर, विथ ब्रिटेन एंड यूएसए। उसके अगेंस्ट में ये वार क्योंकि चली रही होती है तो जापान की आर्मी इन दोनों से लड़ाई लड़ ही रही होती है, तो वहां पर इंगेज हो जाती है। तो बहुत ज्यादा ध्यान यहाँ पे इंडियन टेरिटरीज पे नहीं रहता। तो उसके साथ साथ द अर्ली बैक ऑफ द मानसून, अर्ली अराइवल ऑफ द मानसून होता है, उसकी वजह से क्या होता है कि जो आपकी इंडियन नेशनल आर्मी है इसके पास राशन और एम्यूनिशन की सप्लाई कट ऑफ हो जाती है। साथ साथ में अब इसके पास दोनों तरफ से गिर गया, यहाँ से एम्यूनिशन नहीं मिल रहा है और वहां से क्या हो रहा है कि जापानीज की जो आर्मी है उसका साथ नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से इट वीकेंस और वीकेंड द इंडियन नेशनल आर्मी, उसको कमजोर करती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि मजबूरन सरेंडर करना पड़ता है इंडियन नेशनल आर्मी को, टू द ब्रिटिश ट्रूप्स के सामने सरेंडर करना पड़ता है। बट इसके बाद क्या होता है कि इंडियन नेशनल जो सोल्जर्स हैं उनको कैदी बना लिया जाता है, बंदी बना लिया जाता है, दे वर इम्प्रिजन्ड एंड द मूवमेंट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया उसी में अंत खत्म हो जाता है, यानी साउथ ईस्ट एशिया का जो कमान था वहां पर खत्म हो जाता है। आफ्टर दैट द फेट ऑफ द आईएनए, अगर आईएनए की बात करते हैं तो आईएनए की क्या स्थिति रहती है, तो आईएनए कंटिन्यूड टू होल्ड बर्मा। तो आईएनए ने अभी भी लगभग एक साल तक बर्मा के ऊपर कंट्रोल कर रखा था, लेकिन सिचुएशन क्या होती है, खराब से और भी ज्यादा वर्स्ट हो जाती है। और भी ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन जब हो जाती है तो रंगून वहां पर ब्रिटिश के, यानी बर्मा जहां पे है उसको रिकैप्चर्ड कर लिया जाता है, ठीक है। और उसके साथ साथ जापान भी जो है 15 अगस्त 1945 में सरेंडर कर देता है अगेंस्ट द ब्रिटिश, यानी कि वहां पर वर्ल्ड वॉर में जापान हार जाता है। जिसके चलते क्या होता है कि नेताजी अब तक रंगून में थे, रंगून से वो कहां चले जाते हैं, बैंकॉक, बैंकॉक से वो फ्ली ओवर करके कहां जाते हैं, टोक्यो। लेकिन जब टोक्यो में जा रहे होते हैं तो उनका प्लेन क्रैश हो जाता है और जो जापानीज के जो ऑफिशियल्स हैं वो ये बताते हैं कि नेताजी इसी इंसिडेंट में मारे गए, यानी उनकी डेथ हो गई ऑन 18 अगस्त 1945, ऐसा उन्होंने प्रेस रिलीज किया, ठीक है, कि नेताजी अब नहीं रहे। देन आफ्टर दैट ये सारे के सारे इंसिडेंट जब हो जाते हैं तो अब क्या होता है कि जितने भी इम्प्रिजन्ड थे इंडियन नेशनल आर्मी के सोल्जर्स, क्योंकि उन्होंने शपथ खाई थी इसके लिए, ब्रिटिश की तरफ से लड़ने के लिए उन्होंने उस शपथ को तोड़ा था, इसलिए रेड फोर्ट ट्रायल होता है, उनके ऊपर मुकदमा किया जाता है जिन इंडियन नेशनल आर्मी के सोल्जर्स ने कंक्वेट किया था या ब्रिटिशर्स ट्रूप्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। तो हुआ क्या कि कोर्ट मार्शल ऑफ ऑफिसर्स ऑफ आईएनए वाज कंडक्टेड ऑन द रेड फोर्ट इन दिल्ली। दिल्ली में रेड फोर्ट पे इनके ऊपर मुकदमा चलता है। बट यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लोग थे, जैसे आपके जवाहरलाल नेहरू और भी 2-3 लोग थे, उन्होंने इसके खिलाफ मुकदमा लड़ा और ये बताया कि नहीं, इंडियन नेशनल आर्मी की तरफ से इन्होंने अपनी दलीलें पेश की। देन एक डिसीजन ये निकल के आया, जो आदेश था वो क्या था कि सेंटेंस टू द, जिन लोगों ने आईएनए के, जिन सोल्जर्स ने बगावत की थी उनको डेथ पेनल्टी दी गई या लाइफ इम्प्रिजमेंट दिया या फाइन पनिशमेंट दे दी गई। लेकिन क्योंकि उस समय जो माहौल था वो कुछ इस तरीके से था कि लोगों में, जनमानस में जो उधर के मास था उनके लिए इस आईएनए की जो छवि थी वो बहुत ही अच्छी थी, पैट्रियोटिज्म से भरी हुई थी और पब्लिसिटी भी बहुत ज्यादा इस ट्रायल को मिली और सिंपैथेटिक व्यू भी लोगों का आईएनए के लिए रहा, सब उनके साथ सिंपैथी थी, जिसकी वजह से चलते हुए इनको मजबूरन, यानी जो ट्रायल थे, जो ब्रिटिशर्स ट्रायल कर रहे थे, उनको इस बात को टालना पड़ा और उसके बाद इसके आगे चलकर लगभग 11,000 जो आपके आईएनए के सोल्जर्स थे उनको इम्प्रिजन्ड में से रिलीज कर दिया गया। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है ड्यूरिंग दिस ट्रायल कि इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने समर्थन किया आईएनए का, ठीक है, उस समय। तो ये सबसे, ये एक ऐसा आखिरी मूवमेंट था
जहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग साथ आई और आगे चलकर इन्होंने इंडियन मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस दोनों ने साथ में अपने अपने झंडे लहराए। उसके बाद इफ यू टॉक अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी, अगर हम इसके सिग्निफिकेंस को देखें तो आखिर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो पहली बात तो क्या है कि इट वाज द लास्ट मूवमेंट इन विच द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग वाज केम टुगेदर, ये आए साथ में। उसके बाद आईएनए रिवील्ड द हीरोइज्म, ये इंडियन नेशनल जो आर्मी थी इसने एक जीता जागता एग्जाम्पल पेश किया हीरोइज्म का, ठीक है, सिंपैथी भी ली और पैट्रियोटिज्म जो पूरे भारत में था उसको उजागर किया, उसको लोगों के समक्ष लाई। और विद इन दीज 3 मंथ्स, तो ये जो ट्रायल का पीरियड था 3 महीने का, ठीक है, सितंबर से लेके दिसंबर जो भी हो, तो वहां तक के चलते हुए लगभग 11,000 सोल्जर्स को क्या किया गया, फ्री कर दिया गया। एंड उसके साथ सबसे एक और इम्पोर्टेंट चीज आती है कि इंडियन जो नेवी थी मद्रास में, कलकत्ता में और मुंबई में और कराची में, इसने भी रिवॉल्ट स्टार्ट कर दिया अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यानी कि ये अभी भी आंदोलन रुका नहीं, ये चलता ही चला गया। तो ये सारी चीजें थी और ये सारा रिजल्ट जो था वो आईएनए के कारण ही हुआ। एंड बट अगर हम इसको कंक्लूड करते हैं तो ये पाते हैं कि हालांकि जो आईएनए वाज फेल्ड इन द पब्लिक इश्यूज, बट इसने हीरोइज्म और उसके बाद इट हैज प्रूव्ड इट एज द पैट्रियोटिज्म, ठीक है, अपने देशभक्ति को इसने उजागर किया लोगों के हृदय में। एंड ब्रिटिश को अब ये रियलाइज हो गया था कि वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं इंडियन लोगों पर, ठीक है, फॉर द आर्मी जो उन्होंने ज्वाइन कर रखी थी इंडियन लोगों ने, उनके ऊपर बहुत ज्यादा रिलाई और डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज द कंक्लूडिव पार्ट ऑफ द फॉरवर्ड ब्लॉक ऑफ इंडियन नेशनल army. So I have also given you the important question from that, the role and the contribution of INA and Subhash Chandra Bose, the objectives of INA and the forward block and the significance of Indian National Army. So I will be coming back to the next topic. Till then, take care and bye bye.